हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सिन्हा आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्लास लेकर आया हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शैवाल को पढ़ा था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कवक का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे और घर पे होकर सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, काफी अच्छा आप लोगों का एक बेहतर विकल्प रहा है कि आप अच्छे तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, अधिक से अधिक क्वेश्चंस बैंक को अटेम्प्ट करें और तमाम चीजों को पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनेशंस जो है आपका लॉकडाउन खत्म होने के बाद सडनली होगा। ये ध्यान रखना कि भाई लॉकडाउन केवल और केवल दिया गया है, इसके बाद आपकी परीक्षाएं लगातार आरंभ होगी। एक दो क्लासेस मैं नहीं दे पाया, एक दो वीडियो लगातार 2-3 दिनों से मैं नहीं आ पा रहा था किसी कारणवश। आप लोगों का लगातार मैसेज आ रहा था, कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पाया था। खैर कोई नहीं, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप लोगों की क्लास में कवक का। कवक जिसको हम लोग इंग्लिश में फंगी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ बायो को हमने 5 हिस्सों में बांटा था और उसमें प्रोटिस्टा जो हमने पढ़ा था शैवाल को लेकर। आज हम कवक में बात करने जा रहे हैं। कवक जो किस वर्गीकरण का हिस्सा है याद रखिएगा, वो फंजाई का। फंजाई वर्ग में कवक जो है वो आता है। और कवक का स्टडी जो हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमने पहला वीडियो ही बायोलॉजी में बताया था आपको, लॉजी दैट मींस स्टडी। तो यहां पे जो कहलाता है इसका अध्ययन जो है वो कहलाता है माइकोलॉजी। कई पुस्तकों में माइकोलॉजी और कई पुस्तकों में माइस्टोलॉजी भी इसके लिए देता है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चंस आते रहता है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। या तो माइकोलॉजी बोलेंगे या फिर माइस्टोलॉजी बोलेंगे। और इसका क्लासिफिकेशन में कौन सा हिस्सा है तो याद रखिएगा फंजाई कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। कवक आम बोलचाल के भाषा में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम बायोलॉजी के किताबों से थोड़ा सा ऊपर उठकर ये सोचे कि आखिर ये है क्या, तो याद रखना कि हम लोग अपने आस पड़ोस में कई बार बरसात के दिनों में इस तरह की घटनाओं को देखते हैं जिसमें हमको कवक दिखाई पड़ता है। जैसे अगर सड़े गले कोई भी पार्ट, हम कह सकते हैं देखिएगा, बांस के ऊपर व्हाइट जैसा क्रिएटेड हो जाता है, गोबर के ऊपर छतरी जैसा दिखाई पड़ता है हम लोगों को। और कई बार तो हम अपने घर में रोटी अचार जैसे चीजों पे भी हम लोग इस चीज को देखते हैं कि एक व्हाइट जैसा लेयर बन जाता है। बरसात के दिनों में जूता वगैरह भी जब हमारा भीग जाता है, चमड़े का जूता, तो देखिएगा कि उसमें व्हाइट जैसा फुफुंदी बन जाता है। बस वही चीज जो है वो कवक कहला रहा है। बस अंतर यह है कि कई कवक जो है खाने योग्य होते हैं, कई कवक मेडिसिन में काम आते हैं और कई कवक डिजीज को लेकर आते हैं। खैर चलिए, उन चीजों पर मैं भी बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर व्हाइट, ध्यान रखना मैंने आपसे कहा कि कवक में व्हाइटनेस होता है, मतलब इसमें किसी तरह का रंग नहीं पाया जाता है। तो हम जानते हैं जहां रंग नहीं पाया जाता है, इसका एक ही मतलब है कि पौधों में या पत्तियों में रंगों की मौजूदगी जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण, या हिंदी में हरित लवक, या एक आम बोलचाल भाषा में बोलेंगे कि भाई कलरफुल नहीं है। याद रखना, इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, नहीं पाया जाता है। याद रखना, नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ चीजें और भी, जैसे इसमें कोई उत्तक
संवहन उत्तक, दैट मीन्स वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज भी इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक नहीं मिल रहा है, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से एक विषमपोषी, दैट मीन्स विषमपोषी का मतलब हो गया जो दूसरों पर आधारित होकर अपना काम करे, उस हिसाब से ये जो है कवक काम करता है, कह सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कोशिकाओं की बात की जाए तो हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा किए थे कि कोशिकाओं को दो सेक्शंस में बांटा गया है, एक यूकेरियोटिक कोशिका और दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसमें यूकेरियोटिक कोशिका में कवक आता है, ये क्वेश्चंस भी कई बार आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ चुका है कि कवक में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। याद रखना, यूकेरियोटिक क्या है, यूकेरियोटिक, याद रहेगा ना। कवक में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो वो यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका जो है वो कवक में पाई जाती है। और याद रख, इसमें कवक की जो संख्या मात्रा की बात की जा रही है तो इसमें कई कवक ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होता है, जबकि कई कवक ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होता है। देखते हैं कौन सी पहचान है, आखिर यूकेरियोटिक कोशिका में आखिर क्या मेजर करता है या क्या फैक्ट होता है जिसकी वजह से हम कवक के लिए एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहां पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, याद रखना, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में याद रखेगा। एक कोशिकीय के लिए क्या बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर, और बहुकोशिकीय के लिए मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय का जो लक्षण होता है, इसमें पूरी तरीके से इसके पूरे शरीर में ना ही जड़, ना ही तना और ना ही पत्ती, ये सब चीजें नहीं पाई जाती। कोई दिक्कत? क्या मैंने कहा कि इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। दैट मीन्स कवक का जो एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है, उसमें ना जड़ मिलता है, ना तना मिलता है और ना पत्ते मिलते हैं, ये तमाम चीजें नहीं पाई जाती। यही वजह है कि इसके लिए इसके इस रूप में, एक कोशिकीय में जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है, इसके इस रूप को हम लोग कहते हैं थाइलस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, थाइलस। यहाँ पे ये थाइलस के रूप में हम लोग जानते हैं किसको, एक कोशिकीय कवक के लिए। थाइलस के रूप में इसको कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं का हिस्सा है, इसमें दो पार्ट बनाए हमने, एक कहा मैंने एक कोशिकीय, एक कोशिकीय का इंग्लिश वर्ड हुआ यूनिसेलुलर, और दूसरा वर्ड मैंने कहा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का लक्षण क्या है कि इसमें जड़, तना, पत्ती, ये तमाम चीजें नहीं पाई जाती है, और इसमें इसे हम लोग इसी लक्षण के कारण इसको हम लोग थाइलस के नाम से जानते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं बहुकोशिकीय की, तो बहुकोशिकीय की संपूर्ण संरचना जो है वो पूरी तरीके से एक धागे के जैसा, हम ये कह सकते हैं एक धागे के जैसा, इसके संपूर्ण बहुकोशिकीय एक्टिविटीज जो हैं वो आते हैं। संपूर्ण शरीर में धागे के समान संरचना होती है। ठीक है, बहुकोशिकीय में क्या बता रहे हैं कि संपूर्ण शरीर में धागे के समान संरचना जो है वो पाई जाती है। क्लियर है? तो भाई आखिर अभी हमने कहा क्या कि जिसमें जड़, तना और पत्ती नहीं हुए कोशिकीय हो गया, हमने इसके लिए एक वर्ड क्या कहा, ये थाइलस कहलाया। तो यहाँ पे भी एक वर्ड आ रहा कि जब संपूर्ण शरीर में धागे के समान संरचना होती है तो बहुकोशिकीय होते हैं, वो क्या कहलाता है भाई, तो उसके लिए एक वर्ड हम लोग बोलते हैं हाइफे।
ये जो है वो हाइफे कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइफे कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करूंगा इस कवक का जो स्वरूप है, इस संरचना के आधार पर कई चीजें हम लोग अपने आसपास में देख पाते हैं जिसका हम यूज कर पाते हैं। जैसे एक वर्ड हम लोग कहते हैं ईस्ट और दूसरा वर्ड हम लोग कहते हैं मशरूम। ध्यान रखना, ये बहुकोशिकीय के हिस्सा में आता है जो ईस्ट और मशरूम होता है। ईस्ट एवं ईस्ट एवं मशरूम जो है वो पूरी तरीके से इसी बहुकोशिकीय श्रेणी में आता है। और अभी तो वर्तमान दौर में देखा जा रहा है कि मशरूम खाने की प्रथा जो है काफी अधिक बढ़ चुकी है। और ईस्ट का प्रयोग हम लोग कई मेडिसिन में भी, कई अल्कोहलिक चीजों में भी हम लोग कर रहे होते हैं। आइए देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से इस्तेमाल इन चीजों की होती है। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा पोषण। मैंने आपसे क्या कहा कि क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसमें, सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसमें, और कवक जो है वो पूरी तरीके से एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है। साथ ही मैंने आपसे कहा कि संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स ये इसका जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से पोषण, न्यूट्रिशंस के आधार पे भी कवक को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है? चर्चा कर रहे हैं हम लोग पोषण के आधार पर कवक। थोड़ी समस्याएं आप लोगों को हो रही होगी क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ा, जिसकी वजह से हम लोगों को चीजें जो है वो थोड़ी मिटानी पड़ती है। लेकिन कोई नहीं, क्योंकि मैं भी लॉकडाउन की वजह से घर पे रहकर बहुत मुश्किल से छोटा सा बोर्ड व्यवस्था हुआ जिसको मैं आप लोगों को लगातार क्लास दे पा रहा हूँ। लॉकडाउन खुलेगी तो मैं फिर से अपना वीडियो अपने क्लासरूम में दूंगा, तो वहां काफी हद तक आप लोगों की समस्याएं ये छोटी बोर्ड वाली दूर हो जाएगी। चलो हम लोग बात करते हैं पोषण के आधार पर कवक। पोषण के आधार पर कवक को जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एक कहलाता है सहजीवी कवक, और दूसरा कहलाता है परजीवी कवक, और तीसरा कहलाता है मृतोपजीवी कवक। ठीक है? पोषण के आधार पर मैंने क्या कहा, 3 आधार पर बांटा गया है, सहजीवी कवक, परजीवी कवक और मृतोपजीवी कवक। देखो नाम को ही तोड़ के देखा जा सकता है, सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी। अगर थोड़ा सा इसको वर्ड को केवल तोड़ ले तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। देखो सहजीवी दैट मीन्स वैसा हिस्सा, वैसा कवक जो वनस्पति के साथ उगते हैं, मतलब अपने आप पे भी थोड़ा डिपेंड है। साथ साथ, सह मतलब क्या होता है? साथ साथ। सह मतलब क्या होता है? साथ और साथ। याद रखना, सहजीवी मतलब साथ साथ, तो किसके साथ? वनस्पति के साथ। कोई दिक्कत? सहजीवी मतलब साथ साथ, सहजीवी मतलब क्या हो गया? साथ साथ। तो साथ साथ किसके होगा? वनस्पति का होगा, मतलब वैसा कवक जो वनस्पति के साथ साथ उगते हैं। याद हो गया? दोस्तों वीडियो को पूरा देखो और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, लाइक का बटन, क्योंकि इससे फायदा ये आपको होगा कि जब जब मैं नया वीडियो दूंगा तब तब आपका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा और आप जान चाहोगे कि हाँ आलोक सर ने अपना क्लास वीडियो में दिया।
नहीं तो पता चलता है क्या कि कई बार हम लोग केवल एक क्लास पढ़ लेते हैं और फिर अब भूल गए उस चीज को, तो ये गलत है। आप लगातार वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो और हर क्लास को पूरी तरीके से पूरा देखो, ताकि आप कुछ सीखो और कुछ अच्छा अपने करियर में कर पाओ। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश करता भी हूं कि मैं आप लोगों के बेहतर के लिए अधिक से अधिक किसी भी टॉपिक को डेप्थ में ले जाकर आपको क्लास प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है। सहजीवी मतलब साथ साथ, तो किसके साथ? वनस्पति के साथ। कोई दिक्कत? अब वनस्पति के साथ जो आता है वो कौन होता है? याद होगा आप लोग एक नाम सुने होंगे बायोलॉजी में, सेल्फ स्टडी अगर करते होंगे तो, लाइकेन। आप लोग एक वर्ड सुने होंगे लाइकेन का। लाइकेन से कई चीजें, हम लोग जब लाइकेन चैप्टर्स को वीडियो में डालेंगे तो हम लोग देखेंगे वहां पे कई चीजें, जैसे रोसेला से लिटमस पेपर का नाम आप लोग सुने होंगे कि लिटमस पेपर केमिस्ट्री में लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये एसिड और बेस को पहचानने के लिए, तो वो भी लाइकेन का बना होता है, जिस लाइकेन का नाम है रोसेला। बहरहाल हम लोग अभी कवक पे हैं, केवल हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि कवक जो है, सहजीवी वाला जो कवक है वो वनस्पति के साथ साथ होता है। सह मतलब साथ साथ। इसमें जो वर्ड आएगा, जैसे क्या आ गया, लाइकेन। ठीक है। सहजीवी में कौन आ गया? लाइकेन। दूसरा जो है वो है परजीवी। पर मतलब क्या? आश्रित। एकदम रटना नहीं है। पर मतलब क्या? आश्रित। तो आश्रित कवक जो होगा वो किस पे होगा? कोई भी इंसान, अगर ह्यूमंस नेचर की बात की जाए तो ह्यूमंस नेचर भी आश्रित किस पे होगा? या तो प्लांट्स पे होगा या फिर एनिमल्स किंगडम पे होगा, दो ही किंगडम में हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी ये अपनी पोषण के लिए, तो हर इंसान, अगर मानव जाति की ये बात की है तो पोषण के लिए आश्रित किस पे होते हैं हम लोग? या तो वनस्पति जगत पे हो पाते हैं, चाहे जंतु जगत पे। तो यहाँ पे जब परजीवी मतलब क्या? दूसरे पे आधारित है। सहजीवी मतलब क्या? साथ साथ वाला काम। और परजीवी मतलब क्या? दूसरे पर आधारित। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वनस्पति और जंतु पर आधारित है। ठीक है। वनस्पति और जंतु पर आश्रित होता है। तो ऐसे कई चीजें हैं, जैसे एस्परजिलस। एस्परजिलस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पनीर उद्योग वगैरह में। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, जैसे एस्परजिलस। ठीक है। अब मैं बात करूंगा मृतोपजीवी। नाम में दिख रहा है मरे हुए चीजों के साथ डिपेंड हो। नाम में दिख रहा क्या कि मरे हुए चीजों पे डिपेंड हो, मतलब मरे हुए चीज मतलब क्या हो गया? सड़े गले पदार्थों पर। ठीक है। मरे हुए मतलब क्या हो गया? सड़े गले पदार्थों पे। इसमें जो आता है वो म्यूकर, इसमें हम लोग बात कर सकते हैं, इसमें म्यूकर आता है, मार्सेला आता है, ये तमाम कवक आता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कवक को हम लोग 3 सेक्शंस में बांट दिए हैं। किस आधार पर? पोषण के आधार पे। इस पोषण के आधार पे जो बांटा गया, इसमें एक कवक हम लोगों को क्या कहला रहा है? सहजीवी मतलब साथ साथ वाली कवक। दूसरा क्या कहला रहा है? परजीवी मतलब दूसरे पर आश्रित होने वाला कवक। और मृतोपजीवी मतलब मरे हुए, डेट मीन्स सड़े गले चीजों के आधार पर। कोई कंफ्यूजन? याद रहेगा ना, पोषण के आधार पर कवक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब मैं चर्चा करूंगा कवक का आर्थिक महत्व क्या है। इकोनॉमी बेनिफिशियल ऑफ फंगी। कवक का आर्थिक महत्व, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कवक का आर्थिक महत्व पे। अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन, दैट मीन्स एक वर्ड, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरीके से अपशिष्ट पदार्थों को डीकम्पोज कर पाता है। ठीक। पहला हम लोगों का आ गया अपशिष्ट पदार्थों पर, क्या? डीकम्पोज। ठीक है।
यहाँ पे डिकम्पोजिंग हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग अपघटन। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ध्यान रखना। कई बार यहां से क्वेश्चन आप लोग एग्जामिनेशन में आता रहता है कि कौन सा पौधा अपघटन करता होता है, डेट मीन डीकम्पोजर होता है। तो दो ही को याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि अक्सर दो ही दिखाया जाता है, एक कवक का नाम आता है और दूसरा जो आता है वो बैक्टीरिया, डेट मीन जीवाणु का आता है। ये दो जो होते हैं वो अपघटन करता डीकम्पोजर के रूप में होते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा कवक है, कवक ऐसा कौन कौन सा है जो पूरी तरीके से डीकम्पोजर के तौर पे होता है। मैंने आपसे चर्चा किया था ना मृतोपजीवी में, तुरंत मैंने चर्चा किया था मृतोपजीवी में मार्सेला का और म्यूकर का। ठीक है, तुरंत मैंने चर्चा किया था कि अपशिष्ट पदार्थ अपघटन में अभी मैंने देखा था मृतोपजीवी कवक जो सड़े गले चीजों पर आश्रित रहता है, उसमें मैंने चर्चा किया था दो कवक का, म्यूकर और मार्सेला। ये अपघटन करता है, दैट मींस डीकंपोजिंग का भी काम कर पाता है। मतलब जंतु और पौधा ये दोनों जो सड़े गले होते हैं उनको ये नष्ट करने में सहायक होता है। दूसरा मैं बात करूंगा आर्थिक महत्व में भोजन के रूप में। मैं चर्चा ही कर रहा था आप लोगों से कि पनीर वगैरह के बारे में, मशरूम वगैरह के बारे में, तो ये तमाम चीज जो है वो हम लोगों को भोजन दे रहा है। तो कौन कौन सा चीज है, जैसे हम कह सकते हैं पनीर उद्योग जो है उसमें हम लोगों को काम आता है एस्परजिलस। एस्परजिलस जो हम लोगों का होता है, एस्परजिलस पेनिसिलियम पूरा नाम है, पेनिसिलियम। एस्परजिलस पेनिसिलियम जो है ये हम लोगों को पनीर उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जब हम लोग पनीर देखते होंगे कि पनीर को फाड़कर बनाता है, मतलब फाड़कर बनाता है मतलब क्या हो गया कि पनीर कवक के साथ क्रिएट हो जाता है। इसका नाम क्या है, एस्परजिलस पेनिसिलियम। इसके बाद एक वर्ड हमने आपसे भी कहा था कि पूरी तरीके से इष्ट का, इष्ट चर्चा भी कर रहा था मैं लास्ट में थोड़ी देर पहले। इष्ट, इष्ट का उपयोग जो है वो एल्कोहल उद्योग में किया जाता है। एल्कोहल उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा म्यूकर का इस्तेमाल साइट्रिक एसिड बनाने में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि एंजाइम के रूप में इसका क्या इस्तेमाल है। एंजाइम के रूप में भी इसको कई हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है हम लोगों का एमाइलेज, ये भी कवक के द्वारा काम करते हैं इसका हम लोग। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इष्ट से एक बनता है हम लोगों का जो कहलाता है पैक्टिनम। ठीक है, एंजाइम के रूप में एमाइलेज पैक्टिनम नामक एंजाइम जो है वो कवक के द्वारा ही बनाया जाता है। विटामिन्स का भी ये संश्लेषण करता है। कवक का एक और काम है वो विटामिन्स का भी संश्लेषण करता है, जैसे इष्ट से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ठीक है, इष्ट से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। इसके अलावा एसबीए जो है उससे विटामिन बी2 का संश्लेषण होता है। ठीक है, हम लोगों ने चर्चा किया कवक के आर्थिक महत्व पर। अब मैं बात करूंगा कवक से होने वाली हानि और रोग। कवक से कौन कौन सी हानि होती है और कवक से कौन कौन सा रोग होता है। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन से कई बार रोगों को लेकर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक, एक काम करता हूं, इसको मैं चार्ट बना के आप लोगों को दे देता हूं
ताकि कोई भी एग्जाम में आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं हो, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। कवक से होने वाले रोग, ठीक है। एक साइड मैं लिखता हूं रोग, एक साइड किस शरीर में, शरीर के किस अंग में वो होता है, अंग, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि मैंने भी तुरंत आपसे कहा कि यहां से क्वेश्चंस आता ही आता है। कवक में सबसे पहले जब मैं रोग की बात करूंगा तो मैं पहला रोग लूंगा दाद। हम और आप देखते हैं कि जब दाद होता है तो वो पूरा का पूरा शरीर में हो जाता है। हम यहाँ पे ले लेंगे क्या हम लोग, पूरा शरीर। चूंकि आरंभ में ही मैंने आपसे कहा कि सड़े गले चीजों पे कई बार दाद वगैरह की समस्या जो होती है वो बरसात के समय में अधिक होती है, क्योंकि नमी की वजह से स्किन्स में भींगापन हो पाता है और जिससे समस्या हो पाती है, ठीक है, दाद। इसके बाद एक और समस्या होती है नमी की वजह से, जो कहलाता है खुजली, ठीक है। ये भी जो है पूरा शरीर में होता है, क्लियर है। दाद भी पूरा शरीर में होगा, खुजली भी पूरे शरीर में होगा। इसके अलावा एक हम लोगों का पैर में एक प्रॉब्लम होता है जो कहलाता है एथिल फुट। देखिए अक्सर पैर की एड़ी में लोग कहते हैं बोलचाल के भाषा में पानी में से खराब हो गया है, पानी की वजह से इस तरह की स्थिति हो गई, लगातार पानी में रह गए थे इसलिए ऐसा हुआ एड़ी हुई। तो बस वो प्रॉब्लम जो है लगातार वो पानी में रहने की वजह से कवक के द्वारा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो कहलाता है एथिल फुट, और इसको हम लोग, इसका कवक का नाम होता है ट्राइकोफाटूनी। रटना नहीं है, फट गया पैर मतलब फाटूनी हो गया, फट गया पैर मतलब क्या हो गया, फाटूनी हो गया। तो एथिल फुट जो हो गया वो कहाँ हुआ, पैर में, कहाँ पे, किस हिस्से में, एड़ी में, ठीक है। इसके हम लोग बात करते हैं वनस्पतियों के साथ भी कुछ चीजें होती है, जैसे एक होता है हम लोगों का रेड रॉट। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, रेड रॉट, जिसको हम लोग हिंदी में लाल विगलन, रेड रॉट या हिंदी में हम लोग लाल विगलन भी कहते हैं, ये जो होता है वो गन्ना में होता है। रेड रॉट, लाल विगलन जो होता है किसमें होता है, गन्ना में। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसमें स्टार लगा लेना आप लोग अपने कॉपी में भी अगर नोट कर रहे हो तो। रेड रॉट जो है वो क्या कहलाता है हिंदी में, लाल विगलन जो गन्ना में होता है। हम लोग देखते भी होंगे कि हम लोग गन्ना खा रहे होते हैं तो बीच में अंदर से एक लाल जैसा दाग टाइप पे दिखाई पड़ता है। कई बार ये चीज दिखता है लोग गन्ना खाते समय, ध्यान दोगे तो लाल जैसा दिखाई पड़ता है, तो वो क्या कहला रहा है, लाल रंग का है, इसलिए वो लाल विगलन या इंग्लिश में रेड रॉट कहते हैं। एक होता है जो कहलाता है सफेद रस्ट, जो सरसों में होता है। किसमें होता है, सफेद रस्ट जो होता है किसमें होता है, सरसों में होता है। एक होता है अंगमारी रोग, ऐसे तो धान में भी होता है लेकिन यहां आलू में होता है। अंगमारी रोग जो है वो आलू में होता है। चलो इधर देख लेते हैं, फिर से एक नया सेक्शन बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देते हैं क्या, रोग, और यहाँ पे अंग, ठीक है। यहाँ पे रोग और यहाँ पे अंग। अब हम बात करेंगे अंगमारी रोग के बाद अगला जो आता है वो भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, किट्टू रोग। इस पे भी स्टार लगा लेना आप लोग। किट्टू रोग, इसमें भी स्टार लगा लो, चूंकि कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। किट्टू रोग जो होता है वो गेहूं में होता है, ठीक है। किट्टू रोग जो है वो गेहूं में होता है। एक होता है टिक्का रोग, ये भी एग्जाम में आया है बहुत बार। मूंगफली बोला, ध्यान देना यहाँ पे जब हम लोग मूंगफली खाते हैं तो कई ऐसे मूंगफली का हम लोग दाना देखते हैं कि वो मतलब धुआ जाता है या खराब व्हाइटनेस आ जाता है उस पर, तो वो रोग हो गया कवक
व्हाइटनेस आ जाता है मतलब क्या हो गया, फफंगी आ गया मतलब फंगी है, तो फफूंदी है मतलब फंगी है, तो फंगी है तो टिक्का रोग कहलाता है जो मूंगफली में होता है। अगला जो हम लोगों का है वो है विल्ट रोग, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। विल्ट रोग जो है ये चना में होता है, ठीक है, विल्ट रोग जो है वो चना में होता है। इसके अलावा एक होता है एस्परजिलियम जो फेफड़े में होता है। ये जो होता है वो फेफड़े में होता है, ठीक है। पौधों में इन तमाम चीजों के अलावे कुछ समस्याएं और भी होती है, जैसे एक होता है ग्रीन ईयर रोग बाजरा में। ग्रीन ईयर रोग जो है वो बाजरा में होता है, और रस्ट जो होता है वो कॉफी में होता है, ठीक है। ध्यान रखना, यहां से कई बार आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस आए हैं। दाद शरीर के किस अंग में, पूरा शरीर में। खुजली पूरा शरीर में। एथिल फुट एड़ी, ठीक है। कवक का नाम पूछा जाए तो ट्राइकोफाटू नहीं लगे, पूछता नहीं है। रेड रॉट लाल विगलन जो है वो गन्ना में। सफेद रस्ट जो है वो सरसों में। अंगमारी रोग जो है वो आलू में। किट्टू रोग जो है वो गेहूं में। टिक्का रोग जो है मूंगफली में। विल्ट रोग जो है वो चना में। एस्परजिलोमिन जो है वो फेफड़ा में। ग्रीन ईयर रोग जो है वो बाजरा में, और स्मट रोग जो है वो रस्ट या स्मट, दोनों नाम से जाना जाता है, इसको लिख ही देते हैं। रस्ट या स्मट रोग जो है वो कॉफी में। याद रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। यहां से कई बार सबसे अधिक क्वेश्चन जो है आता है कवक को लेकर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन जो है हमारे वीडियो का मिलता रहे, और मैं आप लोगों के लिए तत्पर तैयार रहूं, ताकि आप लोगों के भविष्य निर्माण में कुछ हमारा भी योगदान हो। धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।